हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। 38 तक से पहले जो 37 तक के क्वेश्चंस हैं वो पिछले वीडियोस के अंदर आ चुके हैं। अगर आप नहीं गए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाओ, पिछले सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आज बात करते हैं हम लोग। इसके अंदर एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 2020 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये कहता है कि जब कोई भी एक चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कैसा बनता है। दूसरी चीज, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है वहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो x होता है और स्पीड v होती है। तो मतलब v और x हमारे को गिवन है, चार्ज q है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। ये हमारा सॉल्यूशन है किसका, 38 का। ठीक है, तो 2020 के अंदर आया था बच्चों ये सवाल। तो इसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसने ये भी बोला है कि देयर इज नो अदर फोर्स, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, फोर्स बाय चार्ज Q है, तो फोर्स की वैल्यू है Q इंटू E। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो फोर्स की वैल्यू आ गई Q इंटू E। अब यहां पे जो फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 1 इक्वल्स टू 2। 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि हमें एक्सेलरेशन नहीं पता कितना एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 1 इज इक्वल्स टू 2, ma इज इक्वल्स टू q इंटू ई, एक्सेलरेशन QE डिवाइड बाई m। तो ये एक्सेलरेशन लगेगा बच्चों, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जितने भी चार्ज पार्टिकल एंटर करेंगे सब पे सेम हमारा क्या लगेगा इसके ऊपर, एक्सेलरेशन, अगर उसका चार्ज सेम है और मास सेम है तो। क्लियर है? अगली चीज, अब बात आती है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी हमारे पास +1 का इक्वेशन, ठीक है, क्लास 11th लगेगी। क्यों लगेगी भाई क्लास 11th? क्योंकि मैकेनिक्स की बात आ गई यहां पे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्लास 11th में आपने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। 3 में से 2 में तो टाइम था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इस इक्वेशन के अंदर टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारे क्वेश्चन में कहीं पे टाइम भी गिवन नहीं है। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u 0 हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है? अब डिस्टेंस ट्रेवल x, तो s की जगह आ जाएगा x, 2ax। एक्सेलरेशन गिवन नहीं है बट हम पहले निकाल चुके हैं, QE डिवाइड बाई m। तो बच्चों इसमें वेलोसिटी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2QE डिवाइड बाई m इंटू x। चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, प्रोटॉन एंटर कर रहा है, Q की वैल्यू सेम रहेगी, 2 कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो शुरुआत में है वो कांस्टेंट ही है, कोई वेरिएबल नहीं है, मास सेम ही रहेगा। तो ये सारी टर्म जो है कांस्टेंट बन जाती है। तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। आप ऐसे कह सकते हो, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x, हम ये भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? अब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट x। अब इसके अंदर जो x है वो किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो इंक्रीजिंग नॉन लीनियर रिलेशनशिप में रहती है, इंक्रीजिंग नॉन लीनियर। ठीक है, एंड जो हमारे पास इसमें स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमारा जो ग्राफ बनता है पॉसिबिलिटी वो C बनती है। रीजन इज दैट
क्योंकि नॉन लीनियर है और स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा स्क्वायर के फॉर्म में होता है ना भाई, अगर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x होता तो ये होता हमारे पास। अब ये कौन सा है हमारा, रूट के अंदर, तो रूट वाला ग्राफ हमारा होता है कौन सा, जो ओपन हो राइटवर्ड। क्लियर है, आप ऐसे कह सकते हो, एंड नॉन लीनियर फॉर्म के अंदर होता है। क्लियर है बच्चों, सी ऑप्शन हमारा रहेगा इसके अंदर। ओके, सवाल नंबर 39 ये क्या कहता है, 39th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि एक बॉब है। ठीक है, एक बॉब है हमारे पास, आंसर नंबर 39, सिंपल पेंडुलम बॉब, 2 ग्राम इसका मास है, चार्ज है कितना 5 माइक्रोकूलम, इट इज एट रेस्ट in uniform electric field, horizontal intensity, electric field value 2000 volt per meter, at equilibrium the angle that pendulum makes with the vertical। तो बच्चों यहां पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है इस तरह से, दोबारा बनाते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ना ये क्या होता है, बेंड हो जाता है और वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है। अब बेंड क्यों हो जाता है, क्योंकि चार्ज है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव का चार्ज है, तो पॉजिटिव अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो रिपेल होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाता है, तो ये रिपेल होगा इधर। तो इधर की तरफ क्यों रिपेल हो रहा है, क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, एंड फोर्स की वैल्यू है क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये इसका रीजन था। अगली चीज, इसका वेट कहां एक्ट कर रहा है, नीचे। अब ये कहता है ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो सिचुएशन तो यही है, उधर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है क्यू ई, और वापस आना चाहता है। क्यों आना चाहता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रिंग है, इसका टेंशन का कंपोनेंट जो इसको इधर लाना चाहता है वो कौन है, तो टी ऊपर अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, ये एंगल थीटा होगा, जेड वाले एंगल टी कॉस थीटा, इधर आना चाहता है टी साइन थीटा। इस तरह के क्वेश्चंस मैं पहले इसमें प्लेलिस्ट में जो डिस्क्रिप्शन में है मैं करवा चुका हूं, इस तरह के क्वेश्चंस, स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आया था बच्चों हमारा 2019 में आया था जेई में। तो आपको ये एंगल निकालना है बच्चों। अब ये कैसा है स्टेट, इक्विलिब्रियम है। जब ये प्लस जैसा निशान बन जाए तो जो आमने सामने वाले होते हैं, मतलब एक दूसरे से अपोजिट, वो इक्वल होते हैं क्योंकि बॉडी रुकी हुई है, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो आप क्या कह सकते हो, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, सॉरी क्यूई, इसके सामने क्यूई है, क्यूई, और टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, 1 और 2 को डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या बन गया, टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई डिवाइड बाई एम जी। टी से टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा हो गया जी, ये टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई डिवाइड बाई एम जी। अब आपसे थीटा पूछा है, ये सारा डेटा मैंने ऊपर लिखा हुआ है, एम क्यू ई, ग्रेविटी की वैल्यू इन्होंने बोल रखा है कि 10 ले लो। इसको सॉल्व कर दो, बड़ा सिंपल है इसको आगे सॉल्व करना। मेन आपको ये कंपोनेंट बनाने आनी चाहिए, समझ में आ गया। ओके, सॉल्व करते हैं अब। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, tan थीटा, क्यू ई, क्यू कितना है 5 माइक्रो, 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6, तो 5 गुना 10 की पावर माइनस 6। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई 2000,
डिवाइड बाय m 2 ग्राम, 2 ग्राम मतलब 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 ग्राम हो गया ना। उसके बाद इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी इज 10। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा +3, 5 गुना में 2, 2 एक बार अलग लिख लेते हैं, 10 की पावर 3 लिख लिया, ये 10 की पावर कितना है -6 है, ये -3 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 10 की पावर +3 डिवाइड बाई 10 टू ज़ा 20। तो देखो बच्चों -6, 3 और 3 ये कट गया सारा, -6 + 6 बेस सेम पावर ऐड कैंसल, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 2, tan थीटा 1/2, ठीक है, tan थीटा 1/2। अब ऑप्शन जो है हमारा इनमें से नहीं है, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 0.5, थीटा इज इक्वल्स टू, ये tan इधर आ जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा 0.5, tan इनवर्स 0.5। तो कौन सा ऑप्शन है जी 0.5? बी, tan इनवर्स 0.5, बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 4 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, -q +q +q -q, दे आर प्लेस्ड ऑन द y एक्सिस ऑन द डिस्टेंसेस, ठीक है, बना लेते हैं इसको। तो बच्चों सबसे पहले y एक्सिस बनाया, ये x एक्सिस बनाया, तो ये ओरिजिन है हमारा, यहां से माइनस का 2d d डिस्टेंसेस हैं, तो d मान लो ये है हमारे पास, ये d हो गया, ये वाला 2d हो गया, नीचे जाएंगे तो माइनस का d हो गया, तो नीचे -2d हो गया। यहां पे चार्जेस रखे हैं, अब माइनस का q रखा कहां पे है बच्चों, माइनस के 2d पे, तो माइनस का q यहां रखा है, फिर उसके बाद प्लस का q रखा है d पे, माइनस के d पे, ये प्लस का q रख दिया, फिर ऐसे ही प्लस के d पे रखा, प्लस के d पे रखा प्लस का q, तो यहां रखा प्लस का q, डिस्टेंस यहां लिख लेते हैं, यहां d, और ये हटाया, यहां है 2d, और यहां पे है अगेन -q। ऐसे ऐसे डिस्टेंस पे चार्जेस रखे गए हैं, ये ऐसा बोल रहा है। फिर कहता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है हमारे पास D, ऑन द एक्स एक्सिस, x इज इक्वल्स टू D, D इज नॉट अ पॉइंट, D इज अ डिस्टेंस, पॉइंट नाम कुछ भी ले लो, ठीक है, ये D डिस्टेंस है हमारे पास, कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, मान लो P है। तो हमें क्या करना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनमें से कोई प्रोपोर्शनल में है, मतलब अपॉन में d की पावर 3 है, अपॉन में d की पावर 4 है, 1 है, 2 है, ये ऑप्शंस है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे बना दूं, इस तरह से, कहने का मतलब है ऐसे, यहां पॉइंट है, तो आपको नहीं लग रहा है ये इक्वेटोरियल जैसा कॉन्सेप्ट है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, समझ में आया, इक्वेटोरियल लाइन ही होगा ना, क्योंकि 90 डिग्री पे कोई पॉइंट है हमारा। अब यहां पे आप क्या करोगे, आप यहां पे ब्रेक कर दो कॉन्सेप्ट को, कहने का मतलब है मैं यहां पे आपको अलग अलग करके समझाऊंगा, जैसे प्लस क्यू को अलग लिख लेता हूं और -q को अलग कर लेता हूं, समझने में इजी रहेगा। देखो बच्चों सबसे पहले क्या करा मैंने, यहां पे +q लिखा और +q रखा, यहां से एक पॉइंट है D, ये D, यहां पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे निकालना होता है वहां पे टेस्ट चार्ज रखते हैं, याद रखना इस बात को, टेस्ट चार्ज रखा पॉजिटिव, तो हमारे पास ये डिस्टेंस है D। अब ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा ना, ऐसे रिपेल करेगा ऐसे, इसका नाम रख दिया E1, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जा रहा है। अब ये वाला एंगल ले लो θ1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऊपर एक और चार्ज भी पड़ा है,
उसका एंगल अलग बनेगा क्योंकि हाइट ज्यादा है। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये एंगल θ1 हो जाएगा। अगर E1 नीचे जा रहा है तो यहां कौन जाएगा, E1 cos θ1। समझ में आ गया ना भाई, अगर किसी एंगल पे कोई वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसका कंपोनेंट ब्रेक करना तो जरूरी है, वेक्टर है ना इसके अंदर क्लास 11th का। अब अगर इसको देखूं, E1 cos θ इधर जाएगा तो नीचे की तरफ क्या आएगा, E1 cos θ E1 sin θ1, ये नीचे की तरफ आएगा, बैलेंस हो गया ये। ओके, एक भाई नीचे भी पड़ा है ये। अच्छा, डिस्टेंस कितना हो गया ये वाला, दोनों का सेम ही है, मैं एक का लिख देता हूं, एक का डिस्टेंस लिख दिया, दूसरे का नहीं लिखूंगा, समझ जाना यही है। अब प्लस इसको क्या करेगा, प्लस इसको क्या करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा ऊपर की तरफ, इसका नाम भी E1 है तो ये भी एंगल सेम ही होगा क्योंकि D भी सेम है, ये छोटा d भी सेम है, एंगल तो सेम ही होगा फिर। अब ये एंगल क्या हो गया, θ1। फिर यहीं पे इसके कंपोनेंट बनाऊं तो E1 cos θ तो यहीं जाएगा, E1 cos θ1, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, E1 sin θ1। क्लियर है। अब E1 की वैल्यू लिख लो एक बार, E1 कितना है, E1 KQ डिवाइड बाय R का स्क्वायर, R ये होता है ना हाइपोटेनस, तो D का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर अगर करूं ये कैंसिल हो गया, तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, E1 की वैल्यू आ गई KQ डिवाइड, इसको साइड पे लिख देता हूं यहां पे, तो E1 आ गया KQ छोटे d का स्क्वायर और बड़े d का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब E1 और E1 तो सेम है, इक्वल है बट अपोजिट है, दे कैंसिल आउट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, सिर्फ कोस के अलोंग जा रहा है, और कितने कंपोनेंट जा रहे हैं, दो, तो E1 cos θ, E1 cos θ, 2 E1 cos θ1। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं इस वाले का ब्रेक करके मैंने बना दिया कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है 2 E1 cos θ1। क्लियर है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, दूसरे दो चार्जेस का माइनस क्यू और माइनस क्यू जो 2D डिस्टेंस पे पड़े हैं, प्लस 2D और माइनस 2D पे, उसका हम इसी तरह से कंपोनेंट बना के उसका नेट फील्ड देख लेंगे कहां जाएगा और कितना जाएगा। चलो, माइनस का क्यू और माइनस का क्यू, जो डिस्टेंस कितना है ये वाला, ये तो 2D है, इसको 2D लिख लेते हैं एक बार, एक ही बहुत है, ये तो D है, सेम है। फिर यहां पे इन दोनों की वजह से निकालना है तो क्या करेंगे, प्लेस द टेस्ट चार्ज रखा, तो टेस्ट चार्ज ये माइनस इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, E2 नाम दे देता हूं क्योंकि ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा इसके अंदर ब्रेक करने के बाद। अब ये वाला एंगल कितना हो गया, θ2, तो अगर E2 उधर जा रहा है तो इधर कितना जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 cos θ2। ठीक है, इधर जाएगा कौन, E2 cos θ2, E2 cos θ2, और ऊपर की तरफ कौन जाएगा, E2 sin θ2। क्लियर है, सेम ये माइनस वाला, ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा नीचे इस तरह से, तो ये एंगल भी क्या होगा, सेम ही होगा। अब इसमें भी इधर की तरफ जो जाएगा वो क्या है, E2 cos θ2, और नीचे की तरफ क्या आएगा हमारे पास, E2 sin θ2। अब मैं यहां पे डबल कर दूं, ये डबल हो गया क्योंकि E2 पहले जा रहा है, एक और जाएगा तो जुड़ जाएंगे, डबल हो जाएगा। तो नेट फील्ड कहां जा रहा है, इधर, किसका, जो 2D पे पड़े हैं, 2E2 cos θ2। ठीक है, साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल होंगे, E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी होगी, E2, सो E2 हो गया KQ डिवाइड बाय R का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू कितनी है बच्चों, ये वाली, अब ये वाला 2D है और ये कितना है, बड़ा D है। ठीक है, तो क्या हो गया, 2D का होल स्क्वायर प्लस में D का स्क्वायर रूट हो गया, तो 4D का स्क्वायर छोटे d का प्लस बड़े D का स्क्वायर, रूट में स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो KQ डिवाइड बाय 4D का स्क्वायर प्लस में कैपिटल D का स्क्वायर, ये E2 आ गया बच्चों, E1 आ गया। अब अगला काम क्या करेंगे,
अगला काम पहले हम इसको रब करेंगे, उसके बाद हमारे को इस डायग्राम को दोबारा समझना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अंदर। हमारे को नेट फील्ड मिल गया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। प्लस क्यू रिपेल किया, कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे वाले का ऊपर की तरफ E1 कॉस थीटा साइन थीटा, दे कैंसिल आउट बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट, एंड नेट फील्ड गोज टू कॉस थीटा। अगला माइनस E2, ठीक है, माइनस है ना, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा, तो E2 कॉस थीटा E2 साइन थीटा, E2 कॉस थीटा E2 साइन थीटा, थीटा 2, ठीक है, कैंसिल आउट ईच अदर, नेट फील्ड 2E2 कॉस थीटा 2। ओके, अब चलते हैं इसको आगे लेके। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट, तो ई नेट E1 2E1 cos थीटा 1 माइनस 2E2 cos थीटा 2। अब मैंने ये ऐसा क्यों किया? अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है ये डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अगर मैं इन दोनों को देखूं, देखो इन दोनों में से के क्यू दोनों सेम है। डिनोमिनेटर को देखो, ये वाला वैल्यू बड़ी है इससे, अगर ये ज्यादा होगा तो फील्ड कम होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का क्या है, स्मॉल है एज कंपेयर टू E1, तो तभी हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पे अब इनकी वैल्यू डाल दो, 2E1 कितना है, के क्यू डिवाइड बाई E1 बोरा, d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, ठीक है, और cos थीटा 1, cos थीटा क्या होता है, PBP HHB बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस, अब यहां पे देखें बेस तो d है, बेस d है, हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज हमारा इसके हिसाब से देखें तो d का स्क्वायर और कैपिटल D का स्क्वायर का रूट है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। समझ में आ गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। चलो मैं इसको एक स्टेप बढ़ा देता हूं, तो क्या दोबारा लिख लेते हैं, d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर पावर 1/2, रूट को क्या बोलते हैं 1/2, फिर माइनस 2k बेस अपॉन, पहले इसकी वैल्यू लिख लो 4d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, उसके बाद बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर पावर 3/2, पावर 1/2 सॉरी, पावर क्या होगी 1/2। क्लियर है यहां तक? अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। कौन सा कॉमन है इसके अंदर, ई नेट 2k अंदर क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 1 बाई कैपिटल D का स्क्वायर और 4 स्मॉल d का स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अब क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर ले जाओ। किसी भी अगर पावर वाले को अगर डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाते हो तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव, पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो E की वैल्यू क्या हो गई, 2kqd, यहां क्या बचेगा, d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 3/2 होएगा, और d का स्क्वायर प्लस 4d का स्क्वायर पावर क्या हो जाएगी, -3/2। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, इसको सॉल्व करना है। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से जो ये कैपिटल D स्क्वायर है दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसका काम हो गया, ये फ्री है। अब इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। E इक्वल्स टू 2kqd, कैपिटल D स्क्वायर को कॉमन ले लो, कैपिटल D स्क्वायर जब बाहर आएगा तो पावर में 3/2 भी साथ में आएगा, तो पावर लिख लो -3/2। अंदर क्या बचेगा, अब छोटे d के पास बड़ा d नहीं है तो उसके डिवाइड में चला जाएगा, d स्क्वायर बाई d स्क्वायर हो गया। अब उसके पास तो कॉमन था, वहां 1 बचेगा। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी, -3/2। ओके, अब इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखते हैं। देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, E नेट इज इक्वल टू 2kqd, d का स्क्वायर आया -3/2 के साथ, और
अगली जो टर्म है वो कैसे लिखनी है, पहले 1 लिखते हैं, इस डी को आगे लिख लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस में छोटे डी का स्क्वायर डिवाइड बाय बड़े डी का स्क्वायर पावर -3/2। क्लियर है। उसके बाद अगले में से भी ऐसा, अगले में तो आगे है ही माइनस का साइन, क्योंकि मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा रखी है ना, तो सारे में से कॉमन आ गया, तो वहां बचेगा 1 प्लस में 4 छोटे डी का स्क्वायर हो गया और डिवाइड बाय कैपिटल डी का स्क्वायर, क्योंकि कॉमन ले चुके हैं, पावर आएगी -3/2, ये हो गया 1। ठीक है। अब लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है वो देखो, बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस nx होता है इफ x इज लेस देन 1। अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो n आगे आ जाता है अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है। अब जरा इसको देखो सवाल को, यहां पे ये कह रहा है कि d की वैल्यू बहुत बड़ी है d से, ठीक है, d की वैल्यू बहुत बड़ी है और हमारे पास जो ये वैल्यू है देखो स्क्वायर के अंदर है और पावर माइनस में है, तो बहुत ज्यादा छोटा आएगा ना। 1 प्लस में जो भी ऐड होगा उसकी वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास d का स्क्वायर, ये बड़ा है ना, बड़े में स्क्वायर कर दिया तो और बड़ा हो गया, जब इसको इससे काटूंगा तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी। तो जो ये पावर -3/2 है ये आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी n की जगह पे, n क्या है यहां पे -3/2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ई नेट कितना आ गया 2kq। अब देखो यहां पे स्क्वायर से ये कट गया, d की पावर -3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं d की पावर 3, अंदर क्या बचेगा 1 -3/2, ये पावर आगे आ गई छोटे d का स्क्वायर बड़े d का स्क्वायर माइनस, ये पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं बाद में ब्रैकेट हटाएंगे, 1 माइनस और 3/2 पहले आया पावर आगे, फिर आया मल्टीप्लाई में 4d का स्क्वायर डिवाइड बाय d का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब 4 दिए 12 डिवाइड बाय 2 और माइनस के बाद साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो जगह चाहिए हमारे को। ओके, इस ऊपर वाली स्टेटमेंट को रब कर रहा हूं, ऑप्शंस रह गए हमारे, ऑप्शंस छोड़ दिए मैंने, ये ए ऑप्शन है। तो क्या कहता है बच्चों, ये ऊपर चलते हैं इसको लेके ऐसे, तो ई नेट ये तो कट गया, इससे डी स्क्वायर बच गया, ई इज इक्वल्स टू 2kq डिवाइड बाई डी का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 3/2 डी का स्क्वायर बड़े डी का स्क्वायर -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 12/2, 12 4 12 डिवाइड बाय 2 छोटे डी का स्क्वायर और बड़े डी का स्क्वायर, एक से एक कैंसिल हो गया, 12 को आगे लिख लो, इसको आगे लिख लो, एलसीएम लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी ना, 2kq डिवाइड बाय डी का स्क्वायर, तो 12/2 डी का स्क्वायर और बड़े डी का स्क्वायर -3/2 डी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो 2d स्क्वायर एलसीएम आ गया, 12 में से 3 गया, क्या हो गया 9, तो क्या बचेगा E इक्वल्स टू 2kq डिवाइड बाय डी स्क्वायर, एलसीएम आया 2d स्क्वायर, ऊपर बचेगा 9 क्योंकि 12 में से 3 घटाओगे 9 बचेगा, d का स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 9kq d का स्क्वायर डिवाइड बाय d पावर 4। तो ये d का स्क्वायर मतलब d बहुत छोटा है, ठीक है, तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d पावर 4 विच इज आवर थर्ड ऑप्शन। समझ में आ गया कैसे किया? तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं, सबसे पहले रिजल्टेंट निकाल लिया इसका, उसके बाद क्या किया आपने, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाई, बेस बाय हाइपोटेनस करके कॉस थीटा की वैल्यू डाल के बाइनोमियल यूज करा, पावर आगे लेके गए, उसके बाद ये नॉर्मल एलसीएम लिया। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय। ट्राई करो, जितने भी आपको PYQs हैं, जो भी बुक मिलती है, कोई भी PYQs की बुक लो और क्वेश्चन उठाओ और शुरू हो जाओ। बाय बाय।